हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 1C1 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, जिसमें हम नामकरण संबंधी विभिन्न मत इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। काल विभाजन के समान कालों के प्रथम नामकरण का श्रेय ग्रियर्सन को जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण जो किया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, तो इसलिए इसका श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने कालों का नामकरण किया। तत्पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य प्रवर्ती इतिहासकारों ने भी नामकरण के प्रयास किए। मतलब कि सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, उनके बाद मिश्र बंधुओं ने किया और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सारे विद्वानों ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर उसके बाद कल भी बताया था राहुल साकृत्यायन, इन सारे विद्वानों ने नामकरण किया था। फिर कालों के नामकरण पर अलग अलग विचार किया जा रहा है, यानी कि सबने अपने अपने तरीके से अलग अलग विचार किए हैं, अलग अलग विचार दिए हैं नामकरण से हिंदी साहित्य के। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आदिकाल। तो आदिकाल को सारे विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, जैसे कि सबसे पहले 10वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी के कालखंड को लें, जिसमें हिंदी का प्रारंभिक साहित्य लिखा गया। यानी कि सबसे पहले आदिकाल को लेते हैं इसमें, जो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक था, और इसमें हिंदी के शुरू का साहित्य लिखा गया था। तो जिसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से उसका नामकरण किया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा, ये इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजप्पन काल कहा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा और रामकुमार वर्मा ने सिद्ध संधि काल और चारण काल कहा। तो जो माना गया वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आदिकाल इन्होंने नामकरण किया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण ज़्यादा अधिक प्रभावी है, यही माना गया। विद्वानों ने इस नाम को मान लिया। अब हम आगे देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण करने का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल को चारण काल के रूप में नामकरण किया, पर इस नाम के पक्ष में वे कोई ठोस तर्क उपस्थित नहीं कर पाए। वही इन्होंने, जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, इन्होंने हिंदी साहित्य को जो नाम दिया था वो इन्होंने चारण काल कहा था, लेकिन ये इसके बारे में कोई ठोस सबूत, कोई ठोस राय नहीं दे पाए थे, बता नहीं पाए थे कि किस वजह से इन्होंने चारण काल नाम दिया। वे हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत 643 ईस्वी से करते हैं, पर उस समय की किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति का उल्लेख वे नहीं कर सके। यानी कि उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको माना 643 ईस्वी से, लेकिन उस समय कोई चारण रचना नहीं होती थी साहित्य में, ना ही कोई खास विशेषता थी, चारण से संबंधित विशेषता थी, तो इसलिए इनके मत को नहीं माना जाता। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के इस कालखंड का नाम वीरगाथा काल रखा। वीरगाथा काल नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा क्योंकि उस समय वीरों से संबंधित, राजाओं की प्रशंसा से संबंधित उनकी वीर कथाएं ज़्यादा उस पर लोग लिखते थे, तो इसलिए इन्होंने इसको नाम वीरगाथा काल रख दिया। लेकिन उस समय सिद्धनाथ ये सब लोग भी थे, तो इन्होंने सिद्धनाथों का प्रभाव को छोड़ दिया, सिर्फ वीरों की जो कथाएं थी उसको ध्यान में रखकर नामकरण कर दिया। अब देखिए क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल कुछ लिखते हैं। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्टि लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राज आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के पुष्कल दोहे
राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यानी कि ये कहते हैं कि उस समय के जो कवि या फिर लेखक होते थे वे अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे, उनकी जो पराक्रम था उसकी चर्चा करते थे, उसका वर्णन करते थे, उनकी गाथाओं का वर्णन करते थे, उनकी विशेषताओं के बारे में बताते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। यानी कि उन्होंने रासो काव्य जो था उससे संबंधित उससे जोड़ा इन्होंने वीर कथाओं को, और फिर उसको इसलिए इसका नाम इन्होंने वीरगाथा काला था। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का विवेचन तथा नामकरण किया है वे इस प्रकार है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने 12 पुस्तकों को आधार बनाया नामकरण करने के लिए हिंदी साहित्य का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पहली है विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जस चंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ, हमीर रासो, कीर्ति पताका, बीसलदेव रासो, जयचंद्र प्रकाश, परमाल रासो और विद्यापति पदावली। तो इन्होंने इन 12 पुस्तकों को अपने जो इन्होंने नामकरण किया था उसका आधार बनाया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब वे लिखते हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इसमें वो कहते हैं कि इन्हीं पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का जो लक्षण है वो हम उसको कर सकते हैं और उसका नामकरण हो सकता है। आदिकाल के लक्षण हम बता सकते हैं इन्हीं पुस्तकों के आधार पर। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसलदेव रासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। यानी कि इनमें से बीसलदेव रासों को छोड़कर सारे जो ग्रंथ हैं वो सब वीरगाथात्मक हैं। यानी कि बीसलदेव रासो इस वाली किताब को छोड़कर बाकी सारे जो विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके बारे में बताया गया है, कुमार रासो, ये सब जो ग्रंथ है ना विद्यापति के बारे में बताया गया। तो ये सब जो ग्रंथ हैं ये सभी वीर गाथाओं से संबंधित है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम वीरगाथात्मक काल रख दिया। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। इन्होंने अपने मत के अनुसार इन्होंने अपने जो नामकरण किया था को स्पष्ट करने के लिए ये मत दिया। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पर इस काल की प्रवृत्तियों का विवेचन और नामकरण किया है उनमें से कई बाद की रचनाएं हैं और कई की नोटिस मात्र हैं और कई पुस्तकों के बारे में ये कहना मुश्किल है कि उनका मूल रूप क्या था। यानी कि इन्होंने जो 12 पुस्तकों के आधार पर नामकरण किया है तो उनमें से कई पुस्तकें पुरानी हैं, कई पुस्तकें नई हैं और कुछ नोटिस के रूप में हैं और कुछ जो है उनका मूल रूप क्या है ये पता ही नहीं है। तो उन्होंने उसके आधार पर नामकरण किया था, तो इसलिए इनका नामकरण भी ज़्यादा मानते नहीं है विद्वान। मसलन नए शोधों के आधार पर कुमार रासो और बीसलदेव रासो को 16वीं शताब्दी में रचित माना गया। हमीर रासो को नोटिस मात्र समझा जा सकता है, अर्थात ये ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि हमीर रासो जो एक ग्रंथ वो मिला ही नहीं है। इसकी सूचना दूसरे ग्रंथों में मिलती है। यानी कि हमीर रासो जो ग्रंथ है वो मिला नहीं है, लेकिन इसकी जो सूचना है इसके बारे में हमें दूसरे ग्रंथों से पता चलता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मान लिया गया है। अतः केवल इन पुस्तकों के आधार पर वीर गाथा काल नाम दे देना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस काल में वीर काव्य ही नहीं लिखे गए बल्कि धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचना हुई। जो मैंने अभी पहले बताया था, सिद्धों नाथों से संबंधित साहित्य भी लिखा गया था और श्रृंगारिक साहित्य भी लिखा गया था, सिद्धोनाथों से संबंधित और लौकिक साहित्य। सबसे इम्पोर्टेंट रचना लौकिक साहित्य की भी रचना होती थी। इसमें धार्मिक हो गए सिद्धनाथ और लौकिक साहित्य श्रृंगारिक, तो ये सारी रचनाएं होती थी। सिर्फ वीरों की रचनाएं, वीर गाथाएं नहीं होती थी इस काल में, तो इसने इनके काल को जो है नकार दिया गया। विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। वीर गाथा काल नामकरण
के कारण इन प्रवृत्तियों की उपेक्षा हो जाती है। जो मैंने अभी बताया, इन्होंने सिर्फ वीरों की कथाओं को लेकर ही अपना नामकरण किया, वीरों की गाथाओं से संबंधित थी। इन्होंने बाकी जो धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक रचनाएं हुई थी, इन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर अब आते हैं राहुल साकृत्यायन ने विवेचक काल को सिद्ध सामंत काल कहा, यानी कि राहुल साकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। इसके मैंने नोट्स भी बना रखे, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाकर डाल दूंगी। ये नाम केवल दो वर्गों की ओर संकेत करता है, सिद्ध और सामंत। यानी कि जो इन्होंने इसका राहुल साकृत्यायन ने जो नाम दिया आदिकाल को, तो उन्होंने वो सिद्ध सामंत काल नाम दिया। और ये सिर्फ दो विशेषताओं की ओर संकेत करता है, सिद्ध काव्य वाले जो थे और सामंत जो राजा महाराजा होते थे, तो उनकी ओर संकेत करता है। अब जो नाथ पंथी थे और लौकिक साहित्य वाले थे, तो उन्होंने इन सबको छोड़ दिया। सिद्ध जहाँ रचनाकार थे, वहीं सामंत रचना प्रेरक, यानी कि सिद्ध जो थे वो रचनाएं करते थे और सामंत जो थे वो रचना होती थी सामंतों के ऊपर। राहुल जैसे कि सामंत मतलब कि राजा महाराजा, तो इनके ऊपर लोग लिखते थे, रचना प्रेरक थे, रचना के बारे में बताते थे। राहुल जी ने जो ये संयोग बनाया है वह भी तर्कसंगत नहीं है। ये है कि जो राहुल साकृत्यायन ने ये मत दिया है, सिद्ध सामंत काल कहा है, नामकरण किया है, तो वो भी तर्कसंगत नहीं है, तर्क के आधार पर नहीं किया। उन्होंने अपनी मर्जी से सिर्फ सिद्ध और सामंतों को लेकर नामकरण कर दिया, इसलिए ये इनका तर्क भी स्वीकार नहीं है विद्वानों ने। इसके अतिरिक्त ये कई अन्य प्रवृत्तियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो मैंने अभी बताया, नाथपंथी और हठयोगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम में समावेश नहीं होता, इसलिए ये नाम भी मान्य नहीं है। जो मैंने अभी बताया था, नाथपंथियों को इन्होंने और नाथपंथी थे और जैन थे, जैन साहित्य जो लिखा गया था, और ये सबको इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। फिर आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया नामकरण। तो इन्होंने विश्वनाथ प्रसाद जो थे, इन्होंने वीरकाल नाम दिया। शुक्ल जी के नामकरण का रूपांतर है, इसमें कोई मौलिकता नहीं है। यानी कि ये जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, इन्होंने आदिकाल को वीरकाल नाम दिया, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, तो अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीरकाल नाम दे दिया। फिर अब आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल की समय माना है, वो 14वीं शताब्दी तक के कालखंड को आदिकाल कहना पसंद करते हैं। यानी कि 14वीं शताब्दी तक इन्होंने आदिकाल को माना, आदिकाल का समय माना 10,000 से 14वीं शताब्दी तक इन्होंने आदिकाल का समय माना। उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत धार्मिक रचनाओं का भी समावेश किया, यानी कि इन्होंने ऐसा नाम दिया आदिकाल कि उसमें धार्मिक रचनाएं भी मिलती हैं। उनका तर्क है कि यदि इस काल की धार्मिक रचनाओं को साहित्य का अंग न माना गया, तो भक्ति काल की संपूर्ण संपदा से हमें हाथ धोना पड़ेगा। यानी कि इन्होंने धार्मिक रचनाओं को भी इसका महत्वपूर्ण विशेषता मानी। वो कहते हैं कि अगर हमने धार्मिक विशेषताओं को छोड़ दिया, तो भक्ति काल जो है, वहाँ तो सब में धार्मिक ही रचनाएं होती थी भक्ति काल में, तो भक्ति काल तो फिर होना ही नहीं चाहिए। अगर हम आदिकाल में धार्मिक रचनाओं को स्थान नहीं देंगे, तो फिर भक्ति काल का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने ये कहा। इसके अतिरिक्त इस समय और भी कई प्रवृत्तियों का जन्म और विकास हो रहा था, जो मैंने अभी बताया, श्रृंगारिक काव्य, लौकिक काव्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, ये सब का जो है यहाँ पर विकास हो रहा था। तो इन्होंने इस सब को लेकर एक काल आदिकाल नाम दिया। इन्होंने सारी विशेषताओं को लेकर आदिकाल नाम दिया। फिर वीर गाथात्मक काव्य से अलग काव्य प्रवृत्तियां भी जनता की चित्त वृत्ति का ही प्रतीक हैं। अतः आदिकाल का नामकरण करते समय उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वो कहते हैं कि ये जो वीर गाथात्मक काव्य ही जनता से ही संबंधित है, इसकी काव्य विशेषता जनता से ही संबंधित है, इसलिए हमें इसका आदिकाल नामकरण करना चाहिए। हमें जनता से संबंधित जो काव्य लौकिक साहित्य उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये कहते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो कालखंडों में विभक्त किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को, तो पहला था संधि काल और दूसरा है चारण काल। इन्होंने इसके दो नाम बताए।
संधिकाल और चारणकाल। संधिकाल भाषा की ओर संकेत करता है और चारणकाल से एक वर्ग विशेष का बोध होता है, यानी कि चारणकाल ये एक वर्ग से संबंधित है और जो संधिकाल है ये एक भाषा की ओर संकेत करता है। यानी कि इन्होंने रामकुमार वर्मा ने कहा कि जो इस समय भाषा की संधि हो रही थी, हिंदी और अपभ्रंश भाषा की संधि हो रही थी, बहुत सारी भाषाएं मिलकर बनाई जा रही थी, तो इसलिए इस काल का नामकरण संधिकाल इन्होंने किया और चारणकाल इन्होंने वर्ग विशेष की ओर संकेत किया है। इस नामकरण की कमजोरी ये है कि इसमें किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया, यानी कि इन्होंने किसी भी खास विशेषता को आधार नहीं बनाया, न ही वीर काव्य को बनाया, न ही सिद्ध सामंत लौकिक साहित्य, तो इन्होंने इस सब को छोड़ दिया, बस भाषा की संधि को लेकर और चारणकाल एक वर्ग को लेकर इन्होंने इसका नामकरण कर दिया। अतः ये नामकरण भी विद्वानों के बीच मान्य नहीं है, इसलिए इनका नामकरण भी विद्वान नहीं मानते। वस्तुतः आदिकाल ही ऐसा नाम है जिस पर इतिहासकार किसी न किसी रूप में सहमत है, यानी कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नामकरण आदिकाल किया था, तो उसको विद्वानों ने मान लिया, उसको सहमति दे दी अपनी, क्योंकि उसमें सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, सारी विशेषताओं की स्पष्टीकरण हो रहा है आदिकाल में। इस नामकरण से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे आने वाले साहित्य का विशाल रूप आधारित है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल में हिंदी के आदि रूप की झलक पाते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज की खोज इस काल में की जा सकती है, यानी कि इसमें हमें भाषा की दृष्टि से भी हम इसको देख सकते हैं, भाषा भी हमें इसमें देखने को मिलती है, हिंदी की आदि रूप देखने को मिलता है हमें, भाषा का हिंदी का आदि रूप देखने को मिलता है हमें इसमें, और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ प्रमुख विशेषताएं ये सभी हमें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर प्रवृत्ति साहित्य की विभिन्न शैलियों और काव्य रूपों का आदि रूप भी इस काल के साहित्य में प्राप्त हो जाता है, यानी कि साहित्य की जो विभिन्न पुरानी शैलियाँ थी, काव्य रूप थे, तो वो सब हमें इस आदिकाल के नामकरण में स्पष्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये सबको दर्शाता है आदिकाल। आदि रूप भी इस काल के साहित्य में प्राप्त हो जाता है। इस काल की आध्यात्मिक विशेषता भी हमें आदिकाल में देखने को मिलती है। श्रृंगारिक तथा वीरता आदि प्रवृत्तियों के विकास प्रवृत्ति साहित्य में हुआ है, यानी कि इस आदिकाल जो नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, तो इसमें हमें आदिकाल में हमें आध्यात्मिक श्रृंगारिक वीरता से संबंधित जो विशेषताएं थी, प्रवृत्तियाँ थी, वो सब हमें आदिकाल में देखने को मिलती हैं। अतः आदिकाल सर्वाधिक उपयुक्त और व्यापक नाम है, इसलिए आदिकाल को सभी लेखक जो थे विद्वान, उन्होंने आदिकाल को मान लिया है, क्योंकि इसमें सारी प्रवृत्तियों का समावेश देखने को मिलता है, ये किसी एक विशेषता की ओर संकेत नहीं करता, तो इसलिए इस काल को सभी विद्वानों ने मान लिया, इस नामकरण को।